रामपुर नाम के एक गांव में कविता नाम की एक औरत रहती थी। कविता की एक 6 साल की बेटी थी जिसका नाम रीमा था। कविता का पति एक नंबर का दारूबाज आदमी था। वो एक भी रुपया नहीं कमाता था और दारू पीने के लिए कविता से पैसे छीन लिया करता था। कविता कभी कभी इधर उधर थोड़ा बहुत काम करके 10-20 रुपया कमा लिया करती थी। अभी पिछले 2 दिनों से कविता को कोई काम नहीं मिला था, जिस कारण उसके पास पैसे नहीं थे। तभी रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत जोर से भूख लग रही है, कल रात से कुछ नहीं खाया है, आज फिर रात हो गई, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो ना माँ। रीमा की ये बात सुनकर कविता रसोई घर में जाती है और प्लेट में थोड़ा सा खाना लेकर आती है। ले बेटी, पड़ोस वाली आंटी ने थोड़ा सा खाना दिया है, जल्दी से खा ले, अगर तेरा बाप आ गया तो तुझे ये भी नहीं खाने देगा। कविता ऐसा कहती ही है कि तभी उसका दारूबाज पति वहाँ आ जाता है। अच्छा जी, मेरी गैर हाजिरी में मेरी बुराइयां करती है तू। ला ये खाना मुझे दे दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन हमारे बच्चे ने पूरे 1 दिन से कुछ नहीं खाया है, वो बीमार पड़ जाएगी। मैं ये खाना तुम्हें नहीं दूंगी, मेरे बच्चे को खाने दो। पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर को भोग लगाना छोड़कर तू इस सपोली को खाना खिला रही है। चल भाग यहाँ से, नहीं मिलेगा तुझे कोई खाना खाने के लिए। ऐसा कहकर सुरेश कविता के हाथ से खाने की थाली छीनने लगता है, लेकिन कविता खाने की थाली उसे नहीं देती, जिस कारण सुरेश कविता की पिटाई करने लगता है। तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मैं तुम्हें खाने की थाली नहीं दूंगी, ये खाना मेरे बच्चे ही खाएगी। अच्छा, इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं तुझे नहीं, तेरी बेटी को पीटूंगा, तब तो तुझे देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर सुरेश रीमा की पिटाई करने लगता है। रीमा जोर जोर से रोने लगती है। कविता से ये सब देखा नहीं जाता और वो कहती है, मत मारो मेरे बच्चे को, छोड़ दो उसे। ठीक है, ये खाना तुम खा लो, लेकिन मेरी बच्ची को मत मारो। देखा, मेरी चाल आखिर काम कर ही गई। ला खाने की थाली इधर दे। कविता के हाथ से खाने की थाली लेकर सुरेश सारा खाना खुद खा लेता है और खाना खाकर सो जाता है। माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ तो दो। कहाँ से दूं बेटी, देखा नहीं तूने तेरा बाप कैसे छीनकर खाना खा लेता है। कमाता तो कुछ है नहीं, लेकिन खाता बराबर है। ऐसा कहकर कविता अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगती है। कविता के घर की ये रोज की कहानी थी। कविता को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आज भी बेचारी रीमा भूखी ही सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब कविता रसोई में जल्दी से रोटी बनाने जाती है तो देखती है कि आटे के सारे डब्बे लगभग खाली हैं। हे भगवान, आटा भी नहीं है। थोड़ा गेहूँ, थोड़ा बाजरा, थोड़ा मक्का, इन सब के आटे को मिलाकर भी मुश्किल से 4 रोटियां बनेगी। इससे पहले कि वो कमीना घर आ जाए, मैं अपनी बेटी को रोटी बनाकर खिला देती हूँ। कविता सारे आटे को मिलाकर 4 रोटियां बना देती है। वो जैसे ही रोटियां बनाकर तैयार करती है, उसे सुरेश की आवाज सुनाई दे देती है। अरे, लगता है ये फिर से सुबह सुबह दारू पीकर आ गया। इन रोटियों को कहाँ छुपाऊं? रसोई में से तो वो ढूंढ लेगा। एक काम करती हूँ, छत पर रख देती हूँ। कविता जल्दी से रोटियों को अपने घर के छत पर रख देती है। तभी सुरेश उसके पास आ जाता है और कहता है, अपनी बेटी के लिए कुछ बनाया कि नहीं? सच बता, वरना कल वाले डंडे से तेरी बेटी की फिर से पिटाई करूँगा। सच कह रही हूँ मैं, घर में खाना बनाने के लिए आटा चावल है ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। अगर तू शानी है तो मैं भी 1.5 शाना हूँ। जब तक खाना नहीं बनाएगी घर में ही रहूँगा। तभी वहाँ पर रोती हुई रीमा आ जाती है। माँ भूख लग रही है। ए लड़की, भूख मुझे भी लग रही है। पहले बाप खाएगा फिर बेटी खाएगी, समझी? नहीं तो तेरी माँ को बोल कुछ पैसे हैं तो दे दे, मैं तभी जाऊँगा इधर से। मेरे पास सच में 1 भी रुपया नहीं है। ना पैसे है ना खाना है, लगता है तू मार की भूखी है। सुरेश बेफालतू में डंडा लेकर दोनों माँ बेटी की फिर से पिटाई कर देता है और डंडा अपने सिराहने के पास रखकर सो जाता है। सुरेश के घर में रहते कविता की हिम्मत नहीं होती कि वो छत से रोटियां उतारकर रीमा को खिला दे। धीरे धीरे पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है, लेकिन सुरेश अपनी जगह से नहीं हिलता और आज की रात फिर से रीमा भूखी ही सो जाती है। कविता को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अगले दिन सुबह सुबह कविता अपनी पड़ोसन के घर पहुंच जाती है। क्या बात है कविता, आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? दिव्या बहन, 2 दिनों से मैंने और रीमा ने कुछ नहीं खाया है।
मुझे तो कुछ नहीं होगा, पर रीमा की तबीयत खराब हो जाएगी। सच में कविता, बहुत ही बेकार पति है तेरा। इतना निर्दय और अत्याचारी भी किसी का पति होता है क्या? पता नहीं तू उसे कैसे झेल लेती है। अपनी बीवी बच्चों को भूखा रखकर खुद खा पी कर आराम करता रहता है। क्या करूं बहन, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अगर 20 रुपए हो तो दे दो, कभी न कभी जरूर लौटा दूंगी। जब तक मैं उसे पैसे नहीं दूंगी तब तक वो घर से नहीं जाएगा। वो घर से चला जाएगा तो मैं 2 रोटी अपनी बच्ची को खिला दूंगी। पड़ोसन कविता को 20 रुपए दे देती है। कविता वो 20 रुपए अपने पति को दे देती है। पैसे पाकर सुरेश खुश हो जाता है और वहाँ से दारू के ठेके पर चला जाता है। उसके जाते ही कविता जल्दी से सोई हुई रीमा को उठाने लगती है। रीमा बिटिया उठो, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। खाने का नाम सुनकर रीमा झट से उठकर बैठ जाती है। कविता छत से रोटियां उतारती है तो देखती है कि रोटियां तो बिल्कुल सूख चुकी है। आंगन में बैठी रीमा खाने का इंतजार कर रही थी। कविता को एक आइडिया आता है और वो सूखी हुई रोटियों का चूरा बनाकर पड़ोसन से मांगकर उसमें थोड़ा दूध डाल देती है और रीमा को खाने के लिए दे देती है। रीमा जैसे ही वो खाने वाली होती है तभी वहाँ पर एक पालतू कुत्ता आ जाता है और रीमा का खाना खाने लगता है। माँ देखो ना, ये कुत्ता मेरा खाना खा रहा है, इसे भगा दो। हट हट हट, मेरी बेटी को खाना खाने दे। तभी वहाँ पर कुत्ते की मालकिन आ जाती है और कहती है, अरे खाने दो, मेरे कुत्ते ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने उसे महंगे महंगे डॉग फूड बिस्किट सब कुछ ला कर दिए, लेकिन इसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अगर ये तुम्हारा खाना खा रहा है तो इसे खाने दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट चीज खाने को दूंगी। कुत्ते की मालकिन की बातें सुनकर कविता कुछ नहीं कहती। वो पालतू कुत्ता बड़े ही चाव से सारा खाना खा जाता है। ये देखकर कुत्ते की मालकिन बहुत खुश होती है और वो कविता से कहती है, तुमने जो ये खाना बनाया है कल भी बना देना। मैं तुम्हें 5 दिन के खाने के लिए 500 रुपए दूंगी और अभी के लिए तुम अपनी बेटी को ये पिज्जा और बर्गर खिला दो और ये लो एडवांस के 500 रुपए। मेरे कुत्ते के लिए 5 दिन का ऐसा ही खाना बनाकर तैयार कर दो। 500 रुपए देखकर कविता बहुत खुश हो जाती है क्योंकि 500 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। रीमा भी इतना स्वादिष्ट बर्गर और पिज्जा देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी सब कुछ खा लेती है। कविता उसी समय बाजार जाकर अलग अलग तरह का आटा ले आती है और उनसे ढेर सारी रोटियां बना लेती है। कमलेश भी घर आकर रोटियां खाकर सो जाता है, लेकिन तब भी बहुत सारी रोटियां बच जाती है। कविता सारी रोटी ले जाकर खाट पर सूखने के लिए डाल देती है। ये देखकर रीमा पूछती है, ये क्या कर रही हो माँ? इन रोटियों को सुखा क्यों रही हो? बेटा, डॉगियों को कड़क चीज खाना अच्छा लगता है। वो रोटियां कड़क हो गई थी इसलिए उस डॉगी ने खा लिया। ये भी कड़क हो जाएगी तो वो स्वाद से खा लेगा। फिर बदले में वो आंटी मुझे बहुत स्वादिष्ट बर्गर और पिज्जा देगी ना? अगर नहीं देगी तो हम खरीद लेंगे बेटी, वो पैसे तो देगी ही ना। रात को वही कुत्ते की मालकिन वहाँ आती है और कविता से कहती है, कविता बहन, मैंने आपसे कहा था ना मेरे कुत्ते के लिए वैसा ही खाना तैयार करने के लिए, आपने कर दिया क्या? हाँ हाँ मालकिन, मैंने कर दिया है। ये लीजिए अपने डॉगी के लिए 5 दिन का खाना। लेकिन ये तो 5 दिन से बहुत ज्यादा लग रहा है। थोड़ा बहुत ही ज्यादा होगा। ये लो, तुम 500 रुपए और रख लो। और हाँ, मेरी पड़ोसन पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, क्योंकि उसका भी कुत्ता कुछ नहीं खा रहा था, इसलिए वो तुमसे अपने कुत्ते के लिए खाना लेना चाहती है। क्या तुम उसके कुत्ते के लिए भी खाना बना दोगी? हाँ हाँ मालकिन, क्यों नहीं। अगले दिन कविता और भी ज्यादा रोटियां बनाती है और उन्हें सुखाकर उसका चूरा बना लेती है। शाम को मालकिन की पड़ोसन वो सारा खाना ले जाती है और कविता को उसके पूरे 3000 रुपए देती है। इतने सारे पैसे पाकर कविता बहुत खुश थी। वो अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं ये खाना बना बना कर पैकेट में पैक करके शहर में भी बेचना शुरू कर दूं। शहर में तो बहुत से घरों में कुत्ते होते हैं। उस दिन से कविता सैकड़ों रोटियां बनाया करती थी और उन्हें सुखाकर उसका चूरा बनाकर पैकेट में पैक कर देती थी और उन्हें शहर में बेच आया करती थी। कुछ दिनों में ही कविता का नाम पूरे शहर में हो जाता है। कुछ दिनों में ही मल्टीग्रेन डॉगी फूड के नाम से कविता का ब्रांड बन जाता है और अलग अलग शहरों में उसका ये खाना बिकने लगता है। इस तरह एक लाचार माँ सफल बिजनेस वुमेन बन जाती है। इतना सारा पैसा कमाने के बाद वो अपने पति को नशा मुक्ति केंद्र में भेज देती है,
2 साल बाद कविता का पति पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब वो भी कविता के इस बिजनेस में उसका साथ देने लगता है। इस तरह कविता के दिन ही नहीं बल्कि उसका पति भी बदल जाता है। कविता की कामयाबी देखकर उसकी पड़ोसन खुश होती है और एक दिन कविता के घर आकर कहती है, तुम्हारी इतनी तरक्की देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कविता। जहाँ जाती हूँ बस तेरे मल्टीग्रेन डॉग फूड का नाम ही सुनाई देता है। इसमें आपका भी बहुत योगदान है दिव्या बहन। अगर उस दिन आपने मुझे 20 रुपया नहीं दिया होता तो मेरा पति घर से जाता ही नहीं और मैं वो रोटी रीमा को खाने के लिए नहीं दे पाती और ना ही वो कुत्ता हमारे खाने का स्वाद ले पाता और आज इतना बड़ा बिजनेस मेरे नाम पर नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आपका भी हाथ है। ये लीजिए, उस 20 रुपए के बदले आज मैं आपको पूरे 20,000 रुपए दे रही हूँ। पता है कविता, आज मेरे समझ में एक बात आ गई है। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे ना तो वो सिर्फ रूखी सूखी खाकर जी ही नहीं सकता है बल्कि रूखी सूखी बेचकर सफल बिजनेसमैन भी बन सकता है। कविता पड़ोसन को 20,000 रुपए देती है। इसके बाद पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और तब से कविता अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में फाल्गुनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। फाल्गुनी के माता पिता बहुत गरीब थे और एक सेठ के खेत में मजदूर बनकर काम किया करते थे। जमीन जायदाद के नाम पर उनके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी। फाल्गुनी के माता पिता फाल्गुनी से बहुत प्यार करते थे और फाल्गुनी भी अपने माता पिता को उतना ही सम्मान देती थी, परंतु उसके घर के बाहर कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और उसका कारण ये था कि फाल्गुनी का रंग बहुत ही ज्यादा सांवला था, जिस वजह से लोग उसे ताने दिया करते थे और उसे तरह तरह के नामों से बुलाया करते थे। समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन फाल्गुनी अपने माता पिता से बात कर रही होती है। माँ, मैंने गांव के मुखिया के मुंह से सुना है, टीवी में दिखा रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ ही दिनों में बाढ़ आने वाली है क्योंकि हमारा गांव नदी के सबसे पास है और नदी में पानी का स्तर बहुत ऊपर पहुंच चुका है। हाँ, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। ना जाने अब हमारे इस गांव का क्या होगा। अरे, इस गांव में सबकी हालत हमसे बहुत अच्छी है। वो लोग कहीं ना कहीं रहने का बंदोबस्त कर ही लेंगे, पर हमारे पास कुछ नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। पापा, हम चाचा जी के यहाँ चलते हैं। उनका तो शहर में अच्छा खासा घर है और वो तो हमसे प्यार भी कितना करते हैं। पिछली बार जब आए थे तब मेरे लिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ भी लेकर आए थे। फाल्गुनी के माता पिता को फाल्गुनी की बात ठीक लगती है, इसलिए वो अपने घर में से कुछ जरूरी सामान उठाकर गांव से निकल जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में शहर पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचकर वो किसी तरह अपनी मंजिल भी ढूंढ लेती हैं। अरे दीदी, जेठ जी, आप दोनों अचानक यहाँ कैसे? हाँ मीनाक्षी, वो हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है। गांव वालों को जल्द से जल्द गांव से निकलने की चेतावनी दे दी गई थी, इसलिए हमने भी गांव छोड़ दिया और यहाँ आ गए। तभी वहाँ पर फाल्गुनी के चाचा रामा आ जाते हैं। अरे भैया, भाभी, आप आइए, अंदर आइए। फिर कुछ देर मनोहर फाल्गुनी के चाचा रामा से बात करता है। अरे भैया, कोई चिंता की बात नहीं है। आप जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ रह सकते हैं। ये भी तो आपका ही घर है। रामा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, परंतु उसके बिल्कुल विपरीत मीनाक्षी को अपने पति के तरफ के रिश्तेदार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए जैसे ही मनोहर और सरिता अपनी बेटी के साथ मीनाक्षी के घर आते हैं तो उसका मुंह बन जाता है और जैसे ही वो रामा को ये बात कहते सुनते हैं कि वो लोग यहाँ कितने भी दिन रह सकते हैं तो उसका पारा चढ़ जाता है, परंतु वो कुछ नहीं कहती। मीनाक्षी की ऐश्वर्या नाम की बेटी थी। ऐश्वर्या भी फाल्गुनी की तरह शादी लायक हो चुकी थी। अब दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन मनोहर रामा से कहता है, रामा, मैंने फाल्गुनी के लिए एक लड़का देखा है। अब देख, गांव में तो बाढ़ आ रखी है। मैं लड़के वालों को वहाँ नहीं ले जा सकता, तो क्या मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ? अरे भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है। फाल्गुनी मेरी भी बेटी जैसी ही है। आप उन्हें बिना कोई दिक्कत के यहाँ ले आइए। इसके बाद मनोहर लड़के वालों को रामा के घर बुला लेता है। थोड़ी देर बातचीत के बाद, भाई साहब, खाना पीना तो होता रहेगा, आप लड़की को बुला दीजिए। हाँ हाँ, अभी बुला देता हूँ। अरे फाल्गुनी की माँ, फाल्गुनी को तो ले आओ।
मनोहर के कहने पर सरिता फाल्गुनी को लेकर बाहर आती है। जैसे ही लड़का फाल्गुनी को देखता है वो मुंह बना लेता है और लड़के की माँ को भी फाल्गुनी कुछ खास पसंद नहीं आती। देखिए भाई साहब, आपको कुछ सोच समझ कर ही हमारे पास आना चाहिए था। कहाँ मेरा बेटा हीरो जितना खूबसूरत और कहाँ आपकी बेटी। अगर मैं आपकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले गई तो पूरे मोहल्ले में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। माफ करिएगा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रसोई में खड़ी मीनाक्षी ये सब देख रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। शक्ल गधों वाली है और रिश्ता ढूंढ रही है राजकुमारों का। मीनाक्षी की ये बात सरिता सुन लेती है, परंतु वो कुछ नहीं कहती। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं और फिर एक दिन ऐश्वर्या को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सच में बहन जी, आपकी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। हमें तो आपकी बेटी एक बार में ही पसंद आ गई है। गोपाल, तू बता, तुझे लड़की कैसी लगी? आखिर शादी तो तुझे ही करनी है। माँ, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। भाई, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अब आप लोग अपनी राय बताइए। हमें भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मतलब रिश्ता पक्का हो गया? आप लोग रुकिए, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। रिश्ता पक्का होने की खुशी में मीनाक्षी सबको मिठाई खिलाती है और उसके बाद वो मनोहर और सरिता के पास आती है। दीदी, जेठ जी, ये लीजिए, मिठाई खा लीजिए। मेरी ऐश्वर्या का रिश्ता जो तय हो गया है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को भी आपकी फाल्गुनी जैसा कोई सांवला सा लड़का मिल ही जाएगा। वैसे आपने मेरी ऐश्वर्या का होने वाला पति देखा? कितना सुंदर है और ऊपर से इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है। मैं तो पहले से ही जानती थी मेरी ऐश्वर्या ऐश करने के लिए ही पैदा हुई है। फाल्गुनी के माता पिता खून का घूंट पीकर रह जाते हैं, परंतु कुछ नहीं कहते। माँ, पापा, आपने चाची जी को कुछ कहा क्यों नहीं? वो आपको इतना कुछ सुनाकर चली गयी। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं उन्हें भी वैसे ही सुना कर आऊँ जैसे वो आप लोगों को सुना रही थी। ऐसा नहीं कहते बेटा, समय समय की बात है और मैंने और तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे जैसा व्यवहार करे, परंतु तुम्हें हमेशा सभ्य रहना है। भगवान सब देख रहा है, वो हमारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। अब दिन इसी तरह गुजरने लगते हैं। एक दिन मीनाक्षी और रामा ऐश्वर्या को लेकर लहंगे की शॉपिंग पर जा रहे होते हैं कि तभी रामा की नजर फाल्गुनी पर पड़ जाती है। फाल्गुनी, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम भी ऐश्वर्या की शादी में पहनने के लिए एक अच्छा सा लहंगा ले लेना। नहीं नहीं रामा, फाल्गुनी के पास पहनने के लिए बहुत कपड़े हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? और वैसे भी मैं अपनी भतीजी को कपड़े दिला रहा हूँ, आप मुझे मना नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ले जाओ अपनी भतीजी को। ये सब देखकर मीनाक्षी अपना मुंह बना लेती है और फिर वो लोग लहंगे की शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक बहुत ही बड़ी लहंगे की दुकान में जाते हैं और शॉपिंग करने लगते हैं। जब मीनाक्षी और ऐश्वर्या शॉपिंग कर रहे होते हैं तभी फाल्गुनी की नजर कोने में पड़े एक लहंगे पर जाती है, जिसके बाद वो एक दुकान वाले को बुलाकर पूछती है, भैया ये लहंगा कितने का है? अरे नहीं मैडम, ये लहंगा बेचने के लिए नहीं है, ये डिफेक्टिव पीस है, इसकी सिलाई निकली हुई है और हम इसे किसी गरीब को देने वाले हैं। अगर ऐसा है तो आप ये लहंगा मुझे दे दीजिए। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, ले जाइए ये लहंगा। इसके बाद वो लोग शॉपिंग खत्म करके घर आ जाते हैं। फाल्गुनी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार एक लहंगा लिया था। इसकी जो सिलाई निकली है वो मैं ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद ये लहंगा मैं ऐश्वर्या की शादी में पहनूंगी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पास मेरा खुद का एक लहंगा है। इसी खुशी में फाल्गुनी लहंगे गले से लगाकर सो जाती है। फिर सुबह जैसे ही वो उठती है तो खुद को आईने में देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसका रंग अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब पहले जैसी काली नहीं रही थी, उसका रंग बहुत साफ हो गया था। यहाँ तक कि वो ऐश्वर्या से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर न केवल फाल्गुनी बल्कि उसके माता पिता भी हैरान रह जाते हैं। ये सब कैसे हुआ फाल्गुनी? वो तो मुझे भी नहीं पता पापा। मैं जब सुबह उठी तो मैंने अपने आप को शीशे में देखा और तब मुझे पता चला कि मेरा रंग इतना साफ हो गया है। अरे वजह को गोली मारो, मेरी बेटी इतनी सुंदर हो गई है, अब हमें और क्या चाहिए। मीनाक्षी जब फाल्गुनी को देखती है तो वो जलकर राख हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है।
और आखिरकार ऐश्वर्या की शादी का दिन आ जाता है। ऐश्वर्या की शादी वाले दिन फाल्गुनी वही लहंगा पहनती है। उस लहंगे को पहनने के बाद फाल्गुनी और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। जैसे ही वो शादी में आती है सभी लोग उसे ही देखने लग जाते हैं। यहाँ तक कि गोपाल की माँ की भी नजर ऐश्वर्या से हटकर फाल्गुनी पर चली जाती है और वो मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी बहन जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। घर में इतनी खूबसूरत लड़की थी, इसके बावजूद भी आपने हमें अपनी बेटी ऐश्वर्या से मिलाया। हम नहीं जानते, हमें ये लड़की बहुत पसंद है। अगर हमारा बेटा शादी करेगा तो इसी लड़की से। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अब या तो बारात वापस जाएगी या इस लड़की को लेकर जाएगी। ना चाहते हुए भी फाल्गुनी की शादी गोपाल से हो जाती है और फिर ऐश्वर्या की जगह फाल्गुनी विदा होकर गोपाल के घर आ जाती है। फाल्गुनी का बड़े ही धूमधाम से स्वागत होता है। कुछ दिन तो फाल्गुनी के अपने ससुराल में बहुत अच्छे बीतते हैं। फाल्गुनी की सास भी फाल्गुनी से बहुत प्यार करती थी, परंतु फाल्गुनी की नंद प्रिया को फाल्गुनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब से भाभी इस घर में आई है तब से माँ उसके आगे पीछे घूम रही है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर प्रिया धीरे धीरे करके अपनी माँ के कान भरने लगती है और अपने भाई को भी अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने लगती है। पहले तो इस बात का कोई असर नहीं होता, परंतु बार बार पत्थर मारने पर तो मजबूत दीवार पर भी दरार आ जाती है। तो फिर इंसान क्या चीज है? सुन फाल्गुनी, घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने काम वाली को निकाल दिया है। अब घर के सारे काम तू करेगी और वो भी अकेले, क्योंकि प्रिया तो कॉलेज जाती है और इस उम्र में मुझसे अब काम होगा नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सारे काम कर लूँगी, आप आराम कीजिए। फाल्गुनी, फाल्गुनी! अभी आई गोपाल जी। फाल्गुनी, मैंने यहाँ पर अपनी ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल रखी थी। मेरी फाइल कहाँ गई? वो तो मैंने आपकी अलमारी में रख दी। मुझे लगा यहाँ रखी रही तो इधर उधर हो जाएगी, इसलिए मैंने आपकी अलमारी में रख दी। पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरी चीजों को बिना पूछे हाथ मत लगाया करो। ऐसा कहकर गोपाल वहाँ से निकल जाता है। फाल्गुनी सोच में पड़ जाती है। आखिर उसे इतना प्यार करने वाली उसकी सास और उसका पति अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों करने लग गए हैं। परंतु अब ये सब रोज होने लगता है, जिससे थक हार कर फाल्गुनी एक दिन अपने कमरे में आकर खूब रोती है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये लोग मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं? हमेशा मुझे कोसते रहते हैं, मुझे गालियाँ देते रहते हैं। पहले तो ये लोग ऐसे नहीं थे, फिर अब क्या हो गया? फाल्गुनी जब ये सब कह रही होती है तभी उसकी अलमारी में रखा उसकी शादी का लहंगा उड़ते हुए फाल्गुनी के सामने आ जाता है और उस लहंगे में से एक आत्मा बाहर निकलकर आती है। शांत हो जाओ फाल्गुनी, जो भी हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी नंद का किया धरा है। तुम कौन हो? मेरा नाम संध्या है। मैं जब जिंदा थी तो मैं भी तुम्हारी ही तरह बहुत काली और बदसूरत दिखती थी। मेरी भी शादी तय नहीं हो रही थी, लेकिन फिर एक दिन एक लड़के ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी तय हो गई। फिर जब शादी का समय आया तो उस लड़के ने अचानक से मना कर दिया। मैं शादी के जोड़े में तैयार थी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने आत्महत्या कर ली। परंतु उस दिन के बाद से मेरी आत्मा इस लहंगे में बस गई और मैं उन लड़कियों की मदद करने लग गई जिनका रंग सांवला था और वो मेरी जैसी परेशानी से गुजर रही थी। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर अब जो मेरे घर में चल रहा है मैं उसे कैसे ठीक करूं? तुम एक काम करो, तुम आज शाम को ये लहंगा पहन लेना और उसके बाद अपनी सास और अपने पति से प्यार से बात करना। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद वो दोनों तुम पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारा अपमान करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद संध्या की आत्मा वापस से उस लहंगे में चली जाती है। इसके बाद फाल्गुनी वैसा ही करती है जैसा संध्या की आत्मा ने उसे बताया था और सच में सब कुछ ठीक हो जाता है। गोपाल वापस से फाल्गुनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है और अब फाल्गुनी की सास का भी व्यवहार फाल्गुनी के प्रति अच्छा हो जाता है। मुझे माफ कर दो फाल्गुनी, कितने दिनों से मैं तुम्हें समय ही नहीं दे पा रहा हूँ। आओ बैठो, आज हम दोनों जी भर के बातें करेंगे।
ये सब जब प्रिया को पता चलता है तो उसका पारा चढ़ जाता है। इतनी मेहनत करके मैंने भैया और माँ को भाभी के खिलाफ किया था, ये दोनों फिर से ऐसे कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद प्रिया फाल्गुनी पर नजर रखने लगती है और उसे पता चलता है कि ये सब जादुई लहंगे की वजह से हुआ है। इसलिए वो एक रात मौका देखकर फाल्गुनी के लहंगे को चुरा लेती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। अच्छा भाभी, तो ये है वो जादुई लहंगा जिसके दम पर आप इतना उछल रही हो। अब से ये लहंगा मेरे पास रहेगा और अब देखती हूँ कि आप क्या करती हो। सुबह होते ही जब फाल्गुनी अपनी अलमारी खोलती है तो अपने जादुई लहंगे को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाती है और पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है। प्रिया, तुमने मेरे शादी वाला लहंगा देखा है क्या? मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? पता नहीं मेरा लहंगा कहाँ चला गया। वो लहंगा मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अब पुलिस ही मेरा लहंगा ढूंढ कर देगी। प्रिया जब ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो फाल्गुनी से कहती है, अरे भाभी, आपका लहंगा यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढ देती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया लहंगा ढूंढने की एक्टिंग करने लगती है और फिर मौका देखकर स्टोर रूम में चली जाती है और अपने साथ उस जादुई लहंगे को भी छुपाकर वहीं ले जाती है और फिर एक कैंची निकालकर उसे काटने की कोशिश करने लगती है कि तभी वो लहंगा अपनी डोरियों से प्रिया को बांध देता है और उसका दम घुटने लगता है कि तभी वहाँ पर फाल्गुनी आ जाती है और किसी तरह उस लहंगे को प्रिया से अलग करके उसमें आग लगा देती है। आग लगने से वो लहंगा जलकर राख हो जाता है। साथ ही साथ इससे संध्या की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो फाल्गुनी का धन्यवाद करके आसमान में चली जाती है। परंतु अपने जादुई लहंगे को ऐसे देखकर फाल्गुनी टूट जाती है। मेरा प्यारा जादुई लहंगा, मेरी शादी का लहंगा, ये मैंने क्या कर दिया? भाभी, आपने मेरे लिए अपने जादुई लहंगे को आग लगा दी। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मेरे परिवार का हिस्सा हो और मेरे परिवार को कोई चीज नुकसान पहुंचाए, ये मैं हरगिज नहीं देख सकती, चाहे वो चीज मेरे लिए कितनी भी खास हो। अपनी भाभी की ये बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फाल्गुनी को गले लगा लेती है और फिर अपने किए के लिए माफी भी मांगती है। और उस दिन के बाद से दोनों नंद भाभी की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और उस दिन के बाद से वो दोनों एक साथ हंसी खुशी समय बिताने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में सुहानी अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सुहानी की चाची रेखा बहुत ही दुष्ट औरत थी। रेखा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सुहानी उसके घर में रहे। रेखा सुहानी को बहुत ज्यादा परेशान करती थी ताकि सुहानी उसके घर से भाग जाए। रेखा सुहानी से घर का सारा काम कराती थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े। रेखा सुहानी को सिर्फ एक वक्त का ही खाना देती थी, वो भी रूखा सूखा। अरे ओ सुहानी की बच्ची, इतनी आराम आराम से काम क्यों कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या, आज मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है? घर की अच्छे से सफाई कर और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना और खाना बनाने के बाद खाने की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। जी चाची जी, मैं सारा काम कर दूंगी और खाना बनाकर भी रख दूंगी। बेचारी सुहानी बिन माँ बाप की बेटी सारा दिन काम करती रहती थी और अपनी चाची की मार भी खाती थी। शाम होते ही रेखा की बहन रीना घर आ जाती है। दोनों बहनें बहुत मजे से खाना खाती है। सुहानी को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए वो अपनी चाची के पास आती है और कहती है, चाची जी, मेरे खाने का समय हो गया है, क्या मैं खाना खा लूं? अरे ओ मनहूस, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ? अपनी मनहूस शकल लेकर कहीं भी आ जाती है। अगर एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। खाने का समय हो गया, खाना दे दीजिए, मनहूस कहीं की। ऐसा कहकर रेखा उठती है और कल रात की बची हुई रोटी सुहानी के आगे फेंक देती है और उससे कहती है, ये ले, भर ले अपना पेट। सुहानी जैसे तैसे खाना खा लेती है और पानी पीकर सो जाती है। सुबह होने के बाद सुहानी रोज की तरह कामों में जुट जाती है। रेखा और रीना दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे।
दीदी, क्या आपने सुना है गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए आई हूँ, मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर भी आना है। और आप तो मेरी सुंदरता को जानती हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ, लेकिन दीदी उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ लहंगा पहनकर ही जा सकते हैं। आपको मुझे एक लहंगा दिलाना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू तो मेरी छोटी बहन है। मैं तुझे अच्छे ब्रांड का लहंगा दिलवाऊंगी और देखना तुम ही इस ब्यूटी कंपटीशन को जीत कर आओगी। सुहानी रेखा और रीना की बातें सुन लेती है। सुहानी भी बहुत सुंदर थी और वो भी ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेना चाहती थी, इसलिए वो मन ही मन कहती है, कंपटीशन में जाने का तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन चाची जी लहंगा दिलाएंगी या नहीं पता नहीं। एक बार मैं चाची जी से बात करके देखती हूँ, हो सकता है वो मुझे लहंगा दिला दे। ऐसा सोचकर सुहानी अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, मुझे भी लहंगा दिलवा दो ना, कोई भी सस्ता सा। दीदी, इस नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई आपसे लहंगा मांगने की? और वैसे भी इससे ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ, ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी, तो इसका जाने का कोई फायदा नहीं। और आप इसको कुछ कह क्यों नहीं रहे? आपने इसको कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। कह तो तू सही रही है, रुक मैं इसको अभी बताती हूँ। इतना कहकर रेखा सुहानी को बहुत मारती है। देखा मनहूस, तेरी औकात मेरे सामने 2 कौड़ी की है और तू इस घर की नौकरानी है। नौकरानी की तरह रह, लहंगा चाहिए महारानी को। आज के बाद अगर मुझसे कुछ भी मांगा, आज तो सिर्फ मारा है, अगली बार घर से भगा दूंगी। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो इसके माँ बाप इसको यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। दीदी छोड़िए ना, इसकी वजह से आप अपना दिमाग मत खराब कीजिए। चलिए हम लहंगा खरीदने चलते हैं। इसके बाद रीना और रेखा दोनों लहंगा खरीदने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुहानी बहुत रोती है, क्योंकि रेखा ने सुहानी की बहुत पिटाई करी थी। सुहानी के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। सुहानी अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और रोते हुए कहती है, माँ आप देख रही हो मेरी किस्मत कितनी खराब है। आप दोनों मुझे छोड़कर स्वर्ग में आराम से रह रहे हो और मैं यहाँ पर नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ। चाची मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ मगर जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास लहंगा नहीं है। माँ अगर आज आप होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, मेरा हर एक सपना पूरा होता। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? इतना कहकर सुहानी और जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुहानी को एक आवाज आती है। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि सुहानी की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर में से आ रही थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाएगी मेरी बेटी। मुझे पता है तेरा बचपन से ही सपना था ब्यूटी कंपटीशन में जाना। मेरी बेटी, तुझे एक लहंगे की जरूरत है ना? मैं तुझे एक जादुई लहंगा देती हूँ। माँ आप मुझसे बातें कर सकती हो। आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। सच में माँ आप मुझे जादुई लहंगा दोगी? सच में मैं ब्यूटी कंपटीशन में जा सकती हूँ? बेटी, मैंने तेरी अलमारी में जादुई लहंगा रख दिया है। अलमारी को खोल कर देख, तू उसको ब्यूटी कंपटीशन में पहनना। मुझे पता है कंपटीशन तू ही जीतेगी। सुहानी अपनी माँ के कहे अनुसार अलमारी खोलती है। सुहानी देखती है कि सच में अलमारी के अंदर एक जादुई लहंगा रखा हुआ है, जिसे देखकर सुहानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रीना और रेखा भी घर आ चुकी थी। वो दोनों भी एक सुंदर सा लहंगा लेकर आती है, लेकिन जादुई लहंगे के सामने उनका लहंगा कुछ नहीं था। ए सुहानी, कहाँ पर है? जल्दी से हमारे लिए फ्रेश जूस लेकर आ। ऐसे ही समय बीत रहा था और वो दिन आ जाता है जिस दिन ब्यूटी कंपटीशन था। रीना और रेखा ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती है। सुहानी भी ब्यूटी कंपटीशन में गई थी, क्योंकि सुहानी उस लहंगे को पहनकर पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। किसी की भी नजर सुहानी से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका लहंगा बहुत ही चमक रहा था। सुहानी उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर रीना और रेखा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। घर आने के बाद रेखा सुहानी से कहती है, क्यों रे मनहूस, जब तेरे पास इतना सुंदर लहंगा था फिर तू मेरे पास क्यों आई थी? अब मुझे सच सच बता, तेरे पास ये लहंगा कहाँ से आया? चाची जी मुझे ये लहंगा मेरी स्वर्गवासी माँ ने दिया है।
ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को जो भी पहनेगा वो बहुत सुंदर हो जाएगा। दीदी, ये कह तो बिल्कुल ठीक रही है। जब इसने ये लहंगा पहना था तो ये कितनी सुंदर लग रही थी। अब इससे ये लहंगा छीन लेना चाहिए। ये जादुई लहंगा लो और इसको घर से बाहर भगा दो। उसके बाद हम इसी लहंगे को पहनकर और भी सुंदर हो जाएंगे और बड़े बड़े कंपटीशन में भाग ले लेकर जीतेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। रीना के इतना कहने पर रेखा सुहानी से लहंगा छीन लेती है और रीना को दे देती है। जैसे ही रीना वो जादुई लहंगा पहनती है वैसे ही वो बहुत काली हो जाती है। रेखा वो सब देखकर बहुत चौंक जाती है। तभी वो लहंगा बोल पड़ता है, ये एक जादुई लहंगा है। ये सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, बुरे लोगों के लिए नहीं। तुमने सुहानी के ऊपर बहुत अत्याचार किया था और तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को इसकी सजा मिल गई। अब तुम्हारी बहन हमेशा के लिए बदसूरत हो गई है और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो जाओगी। तभी उस जादुई लहंगे में से एक रोशनी बाहर आती है और सीधा रेखा के ऊपर जाती है। उस रोशनी से रेखा बहुत ही ज्यादा काली हो जाती है। उसके बाद सुहानी अपना जादुई लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब सुहानी बहुत अमीर हो चुकी थी। अब वो गरीब बच्चों की मदद किया करती थी और अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।